हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी मंथन में। तो हमने जो है पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था ना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए संविधान का निर्माण हम पढ़ेंगे। देखो, जो मेरी पहली वाली वीडियो है ना, वो केवल 4 लोगों ने देखी है, ठीक है। अब जिन्होंने भी देखी है, चाहे वो एक ने देखी, 2 ने देखी पूरी, लेकिन आपको बेनिफिट हो रहा है तो इसके लिए कमेंट ज़रूर करना आप सभी, ठीक है। तो ताकि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी मंथन में। तो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला। तो हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित अधिनियम, ठीक है, हमारे देश में राजनीति को कैसे प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 था, जिसमें भारत शासन अधिनियम आपको पता होगा 1935 वाला, जो हमने पढ़ाया था। पीछे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, ठीक है। यद्यपि ब्रिटिश अधिनियमों ने हमारे देश की राजनीतिक को आकार दिया, लेकिन भारतीय राय को लगातार उपेक्षित किया गया। इस संदर्भ में हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि स्वतंत्र भारत के लिए भारतीयों द्वारा एक संविधान तैयार किया जाए। तो सबसे पहले आपको 1935 का अधिनियम पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं यहाँ बता देती हूँ, वैसे तो पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन आप देख लीजिएगा। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक बना, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक बना था। अखिल भारतीय संघ का गठन होने ही वाला था, पर हुआ नहीं था। और आपके और बहुत कुछ, मतलब उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि मतदान का अधिकार, 14% आबादी ने ही मतदान किया था। और महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की जा रही थी। और प्रांतीय स्वायत्तता आ चुकी थी उस समय। और केंद्र में द्वैत शासन, यानी आरक्षित और अनारक्षित विषयों को लाया गया था। संविधान की मांग। संविधान सभा का पहला स्पष्ट संदर्भ इस शब्द या इस विशेष नाम के तहत नहीं, 1922 में महात्मा गांधी के एक लेख में देखा जा सकता है। महात्मा गांधी ने लिखा कि स्वराज ब्रिटिश संसद का मुफ्त उपहार नहीं है। जो स्वराज जो है ब्रिटिश संसद का मुफ्त उपहार नहीं है, बल्कि यह भारत की अपूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, जिसे संसद के एक अधिनियम के माध्यम से व्यक्त किया गया। जब समझौता हो जाएगा तो ब्रिटिश संसद भारत के लोगों की इच्छाओं की पुष्टि करेगी, जैसा कि स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। 1934 में स्वराज पार्टी ने एक योजना बनाई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार और इसे लागू करने के एकमात्र तरीके के अंतर्गत स्वीकार्य संविधान तैयार करने एवं भारतीय लोगों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसकी मई 1934 में पटना में बैठक हुई थी। और इस प्रकार भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की योजना को आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। दिसंबर 1936 में फैजपुर में आयोजित कांग्रेस के सत्र में उपयुक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई कि कांग्रेस भारत में एक वास्तविक लोकतांत्रिक राज्य के पक्ष में है, जहां राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से लोगों को हस्तांतरित कर दी गई है और सरकार उसके प्रभावी नियंत्रण में होती है। ऐसा देश केवल एक ऐसे संविधान सभा के माध्यम से अस्तित्व में आ सकता है, जिसके पास देश के संविधान की अंतिम रूप से निर्धारित करने की शक्ति हो। तो ये मैंने सिर्फ पढ़ा, ठीक है। और सबसे पहले भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता एम.एन. रॉय ने 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। 1934 में एम.एन. रॉय ने। तो हमने क्या पढ़ा कि
जो भारतीय संविधान है, भारत शासन अधिनियम में कहीं न कहीं हमें उसकी छाप देखने को मिलती है। 1935 का जो अधिनियम था, महात्मा गांधी ने कहा जो स्वराज है वो ब्रिटिश संसद का मुफ्त उपहार है ही नहीं, ये तो एक आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा है, ठीक है। और 1940 में स्वराज पार्टी ने योजना बनाई कि हम इसमें जो है आत्मनिर्णय के अधिकार को लागू करेंगे, प्रतिनिधित्ववादी जो वर्ग है भारत के लोगों के अंदर प्रतिनिधित्व होगा। तो पटना में बैठक हुई और इस बैठक के तुरंत बाद भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की योजना को आधिकारिक तौर पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने अपनाया और 1936 के फैजपुर में आयोजित कांग्रेस सत्र ने पुष्टि कर दी कि क्या हो कि इस प्रस्ताव में घोषणा की कि वास्तविक लोकतंत्र राज्य के पक्ष में होगा, जहाँ राजनीतिक शक्ति पूरी तरह लोगों को मतलब जनता के लिए जनता का शासन हम पढ़ते हैं अब्राहम लिंकन को, वही ये बात कह रहा है कि ऐसा देश केवल एक ऐसे संविधान के माध्यम से अस्तित्व में आएगी, भारतीय संसद के अस्तित्व में आएगी और जिसके बाद देश का संविधान होगा। ये बात याद रखना कि सर्वप्रथम आपके कम्युनिस्ट आंदोलनकारी एम.एन. रॉय ने 1934 में इसका विचार प्रस्तुत किया था। अब है अगस्त प्रस्ताव, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी जो शुरुआत थी 1940 में भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इनका जवाब दिया। पहला कि एक सलाहकारी युद्ध परिषद की स्थापना हुई, प्रशासन से अधिक भारतीयों को शामिल करना और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान बनाने के लिए भारतीयों को आधिकारिक तौर पर मान्य देना। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति ने मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। देखो अगस्त प्रस्ताव क्या है, भारत देश जो है आज़ाद होने के कगार पे आ रहा है। 1947 में हो गया था ना, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कब से चला? 1935 से लेकर 45 तक विश्व युद्ध चल रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो उन्होंने कहा इसके बाद हम जो भारतीयों को आज़ादी दिला देंगे। तो उस समय के वायसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो उन्होंने इस प्रस्ताव के माध्यम से कुछ प्रस्ताव शामिल किए थे। एक तो होगी एक सलाहकारी युद्ध परिषद की स्थापना करेंगे, एक एडवाइजरी और काउंसिल की हम यहाँ पे स्थापना करेंगे, प्रशासन में जो है अधिक से अधिक हम भारतीयों को जगह देंगे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान बनाने के लिए भारतीयों को मान्यता दे देंगे, ठीक है। अब कांग्रेस मतलब सभी ने बोला कि नहीं भाई, हमको सीधे क्या चाहिए, अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए हमको। डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हो तो फ़ायदा क्या हुआ जब हमको आज़ादी नहीं मिलेगी। अब हमको सीधा डायरेक्ट आज़ादी ही चाहिए। तो इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसका खंडन कर दिया। ये सलाहकार युद्ध परिषद हमको नहीं चाहिए, प्रशासन में अधिक भारतीय शामिल हमको नहीं चाहिए। हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप पहले हमसे लड़वाओगे, पहले हम आपसे क्या करेंगे, आप पहले हमको लड़ाई के लिए वहाँ भेजोगे, फिर आप मुखर भी सकते हैं। इस बात से हमको मतलब भारतीयों को ये मतलब दिख रहा था कि हाँ ये कांग्रेस मुस्लिम लीग जान रही थी कि ये पलट भी सकते हैं इस बात पे। क्या पता वॉर के बाद जब वॉर ख़त्म हो जाए तो ये हमको मना कर दें कि नहीं ऐसा नहीं होगा और हम कैसे कर सकते हैं ऐसा, तो अंग्रेज पलट सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये अगस्त प्रस्ताव खारिज हो गया, पर है इम्पोर्टेंट पढ़ने के। अब क्रिप्स मिशन आएगा, फोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था और इस 1940 में अगस्त प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक स्वतंत्र संविधान तैयार करने का प्रस्ताव प्रारूप तैयार करने का काम सौंपा गया। हालांकि यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा क्रिप्स मिशन, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने ही इस प्रावधानों की आलोचना की। जैसे अगस्त प्रस्ताव का खंडन कर दिया था वैसे क्रिप्स मिशन का भी। पूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के भी डोमिनियन स्टेट की पेशकश। अब वही बात आ गई कि फिर डोमिनियन स्टेट, अरे नहीं चाहिए भाई हमको डोमिनियन स्टेट, हमको स्वतंत्रता चाहिए। बोला नामित लोगों द्वारा राज्यों का प्रतिनिधित्व, ना कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा। यानी कि हम जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा जिस नामित होगा, मनोनीत होगा, ना कि हम उसे चुनाव से बनवाएंगे।
प्रांतों को अलग होने का अधिकार, क्योंकि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के खिलाफ है। अरे भाई, प्रांतों को अलग कैसे कर दिया जाएगा, वो तो है तो भारत का ही अंग, तो किस प्रकार उसको अंग हम उसको अलग कर देंगे। सत्ता के तत्कालीन हस्तांतरण के लिए किसी योजना का अभाव, गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता को बरकरार रखा गया और गवर्नर जनरल के केवल संवैधानिक प्रमुख होने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सारे खंडन कर दिए थे। बोला यार कांग्रेस ने, क्या यार, डोमिनियन स्टेट की बात करो, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, और ये नामित लोग क्या है, नामित लोग क्या होता है, हमको निर्वाचित होना चाहिए आपसे, और आप निर्वाचन के लिए मना कर रहे हो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में। प्रांतों को अलग होने के लिए बोल रहे हो, प्रांत कैसे अलग हो सकते हैं। और ऊपर से क्या बोलती है उन्होंने कि गवर्नर जनरल की हम सर्वोच्चता बरकरार रखेंगे, संवैधानिक प्रमुख की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये प्रस्ताव बिल्कुल गैर उसमें थे। और मुस्लिम लीग ने इसका खंडन क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान के प्रस्ताव को एक तो वंचित कर दिया, नहीं पाकिस्तान वगैरह कुछ नहीं बनेगा। एकल भारतीय संघ के विचार की आलोचना की। एक भारतीय संघ में विचार कैसे किया जाएगा, नहीं करना है, मुस्लिम लीग ने बोला। एक संविधान सभा के निर्माण के लिए मशीनरी संघ के प्रांतों के प्रवेश पर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सहमति नहीं थी। ठीक है, तो ये प्रांतों को तो लाना ही नहीं चाहता था मुस्लिम लीग। ठीक है, तो नहीं आया पसंद भाई इनको। ठीक है, अगस्त प्रसाद कृष्ण मिशन दोनों की आलोचना हो गई। कैबिनेट मिशन आया, फिर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेतृत्व का सत्ता हस्तांतरण में चर्चा करने के उद्देश्य से 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया और इसमें एक संवैधानिक निकाय बनाने की ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्य के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। ठीक है, इस संविधान सभा के गठन के लिए एक योजना प्रस्तुत की। देखो, पहले आया अगस्त प्रस्ताव की क्रिप्स मिशन गया कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब संविधान सभा बनने लग गई है भाई। नवंबर 1946 में गठन हो गया था इसका। देखो, ये लग रहा होगा किसी को कि बहुत बेसिक है यार, क्यों हम नहीं पढ़ सकते ये वो। कभी कभी क्या होता है ना कि बेसिक क्वेश्चन ही यूपीएससी पूछ लेता है, और हमें मतलब तैयारी, हमारे पास एक तो टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने आधा अधूरा पढ़ रखा है, ऊपर से जो आधा अधूरा पढ़ा भी है वो भी हमको याद नहीं है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हमको, लेकिन बेसिक को मजबूत तो करना पड़ेगा ना। पता चला बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ दिया कि संविधान सभा, कभी कभी जैसे 2024 में एक क्वेश्चन देखा था मैंने कि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसका आंसर वो था। कई बच्चे उसी को ही गलत लगा के आ गए थे कि इतना बेसिक क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं यूपीएससी। तो कभी कभी होता है ना कि हमें आते वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादातर लोगों को सही होगा, पर गलत जिसका हुआ उसका तो लॉस हो गया ना। उसने क्या सोचा होगा कि बेसिक तो आएगा ही नहीं। और ऊपर से कभी कभी होता है नाम हमारे मतलब आता है हमको, लेकिन दिमाग से निकल जाता है कि फिर गलत टिक लगा दिया होगा किसी ने। तो हमें ऐसी गलती करनी ही नहीं है। हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कोशिश नहीं, हम तो करना ही है। हम पॉलिटी को कवर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे कवर। बस ये है कि संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चीज़ें पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। भले ही मतलब जिससे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, आर्टिकल 19, तो हमको इतना हो जाना कि पॉलिटी के क्वेश्चन ना, मतलब इतने अच्छे होते हैं, जितना अच्छे से पॉलिटी पढ़ ली उसके पॉलिटी के क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते, ये मैंने देखा है। ठीक है, अब ये सब मैंने पढ़ा है, पर वही है कि हम रिवीजन नहीं करते, मतलब रिवीजन करते हैं फिर वही हो जाता है, बीच में गैप होता है, फिर भूल जाते हैं। तो इस बार ये गलती नहीं करेंगे, हम निकाल के रहेंगे भाई। हम एवरेज स्टूडेंट और जो मतलब दिमाग से बिल्कुल सेटल नहीं हो पाते, हमें इस बार नहीं गलती करनी है। हो गई जो हो गई गलती, भूल जाओ और करो उसको। मतलब बैठने का वो नहीं है कि बिल्कुल कर लिया करके हो ही जाएगा, नहीं, करना है भाई तो करना है। CSET की क्लास भी हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, 33% लाना होता है उसमें, तो हम करके रहेंगे। मैथ्स का भी इम्प्रूवमेंट तो करना ही है मैथ्स में। ठीक है, तो चलिए 1946 में संविधान सभा, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संप्रभु शक्ति का उचित हस्तांतरण होने के लिए ये सब कुछ हुआ। ठीक है, और संरचना क्या थी, 389 प्रतिनिधि
देखो सब बोलते हैं ना कि यार ये नंबर्स नहीं आते, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन क्या इतना मत ध्यान दो। लेकिन हो सकता है कि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, ये बात ट्रस्ट मी कि क्या बोलते हैं कि उसको कोई भरोसा नहीं है, हमें रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, 389 याद कर लो भी नंबर, कभी कभी हो सकता है, ट्रेंड का कुछ पता नहीं है ना, क्योंकि उसमें अनिश्चितता है एग्जाम में, तो करना तो पड़ेगा। 389 है, ठीक है, उसमें से भी काट लो। भारत के प्रांतों से 296, 93 रियासतों के प्रतिनिधि और मुक्त आयुक्त प्रांतों से 4। अब इसको प्लस करके देख लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कर लेना, इतना ही आएगा, 389 ही आएगा। तो अब कुल प्रतिनिधि कितने के? 389, जिसमें से 296 जो थे प्रांतों के, भारत के प्रांतों के प्रतिनिधि थे, रियासतों के 93 थे, और ये 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों के 4 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, कर लो, फिर से कर लें, इसको छुपा देते हैं हम सब कुछ डाटा। बस अब देखो कितने थे, 389, जिसमें से हमने 93 ले लिए, 296 ले लिया और 4 ले लिए। 296 प्रतिनिधि प्रांत के थे, 93 जो थे रियासतों के थे, ये प्रांत है, ये रियासत है, और ये 4 मुख्य आयुक्त के थे। बस हो गया। सीटों का आवंटन, हर प्रांत और रियासतों को उनकी संबंधित सीटों के अनुपात में 10 लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि होना चाहिए। मतलब जिस क्षेत्र में 10 लाख प्रतिनिधि 10 लाख प्रतिनिधि के अंडर में जो होंगे, उसमें एक प्रतिनिधि शामिल होगा। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों में आवंटित सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में, मतलब मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, मुस्लिम, सिख और जनरल में। ठीक है, मुसलमान और सिखों को छोड़कर के बीच आबादी के अनुपात में विभाजित किया गया। चुनाव की तारीख, संविधान सभा के सदस्यों को बजाय यह आंशिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने और आंशिक रूप से नामित निकाय था। प्रांतों के सदस्यों की प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, प्रांतों को प्रांतीय विधानसभा द्वारा, प्रांतों को प्रांतीय विधानसभा द्वारा, और आंशिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित प्रांतों के सदस्यों, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यह एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था, जो हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में पढ़ते हैं। ठीक है, रियासतों के मामले में प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुख द्वारा नामित किया जाता है। रियासतों की भागीदारी, प्रारंभ में रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, रियासतों ने पहले में जो है भाग नहीं लिया था संविधान, रियासतों जो 93 थे ना रियासतें वाली, क्योंकि वे ब्रिटिश प्रशासन को अलग अपनी स्वतंत्र राज्य चाहते, हालांकि बाद में इसमें शामिल हो गए थे। प्रतिनिधित्व, इस प्रकार गठित संविधान सभा में महात्मा गांधी के अपवाद के साथ उस समय के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शामिल थे। महात्मा गांधी नहीं गए संविधान सभा में। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई और SC ST और महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधित्व। चुनाव, संविधान सभा के चुनाव ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और 15 सीटें अन्यों को मिली। ठीक है, 208 कांग्रेस, 73 सीटें मुस्लिम लीग और 15 सीटें अन्य को मिली। संविधान सभा के सदस्यों ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल में अपनी पहली बैठक आयोजित की, जिसे अब लोकप्रिय रूप से सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, जिसने एक अलग पाकिस्तान राज्य पर जोर दिया। बैठक में 207 सदस्यों ने ही भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद, यहीं से आया था सवाल, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, 2024 का ही क्वेश्चन है ये, देख लेना एक बार। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने
अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान के वरिष्ठ सदस्य थे। फिर 10 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र स्थायी अध्यक्ष से प्रस्ताव पारित किया गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमनाचारी। यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन अब कि 2 उपाध्यक्ष कौन थे उनके साथ, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमनाचारी और मुखर्जी। इसके अलावा रियासतों के प्रतिनिधि जिन्होंने शुरू में विधानसभा में भाग नहीं लिया, धीरे धीरे इसमें शांत हो गए। आरंभ में संविधान सभा में केवल 6 शिक्षा प्रतिनिधित्व था, जबकि 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना को स्वीकृति के बाद अधिकांश रियासतें ने इस सभा में भागीदारी की। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, इतना रिवीजन हो गया 20 मिनट में। क्या मतलब, एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। 20 मिनट में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 1935 के अधिनियम से हमें कुछ बातें देखने को मिलती है संविधान जब बनेगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज जो है ब्रिटिश एम के गांधी ने कहा कि जो स्वराज है वो ब्रिटिश संसद का उपहार नहीं है। ठीक है, एक अभिव्यक्तिकरण की जो है स्वतंत्रता है, वो अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है स्वराज। ठीक है, और कम्युनिस्ट नेता M.N. रॉय ने 1934 में जो है संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा था, और बाद में फिर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती गई और हमने पढ़ा फिर अगस्त प्रस्ताव 1940, जिसमें सलाहकारी युद्ध परिषद की बात कही गई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमको ये देखने को मिलता है कि उन्होंने क्या कहा था कि संविधान बनाने के लिए भारतीयों के अधिकारों को मान्यता मिल जाएगी और प्रशासन में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसमें जो है आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने बातों को नहीं माना, डोमिनियन स्टेट की बातों को नहीं माना कांग्रेस ने, और बहुत 3-4 और पॉइंट थे उसमें कि प्रांतों को अलग होने का अधिकार दे दिया गया था और नामित लोगों द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व होकर निर्वाचित नहीं। मुस्लिम लीग में तो पाकिस्तान का निर्णय ही नहीं हो पा रहा था, नहीं बनेगा। एक भारतीय एकल संघ की आलोचना ही हो रही थी और एक संविधान सभा का निर्माण के लिए मशीनरी संघ में प्रांतों के प्रवेश पर जो है प्रतिबंध प्रक्रिया पर सहमति नहीं थी, प्रवेश लेने की प्रक्रिया में सहमति नहीं थी। ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में। फिर संविधान 3 जून को फिर होगा फैसला उस बाद में कि फिर क्रिप्स कैबिनेट मिशन में जो है हो गया कि संविधान बनेगा। फिर 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन होने के पश्चात फिर हमने क्या पढ़ा, उसमें 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 प्रांत के, 93 रियासतों के, और जो बाकी बचे थे उसके अंदर कितने बचेंगे, फिर आपके 4 आयुक्त से थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे 9 दिसंबर 1946 को। फिर 10 दिसंबर को प्रस्ताव पारित करके 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बागडोर अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ 2 उपाध्यक्ष थे, एक कौन थे, H.C. मुखर्जी और K.T. कृष्णमनाचारी। ठीक है,
फिर ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दे दी थी। तो इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया और दोबारा रिवीजन कर लिया। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य। देखो 15 सदस्य महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी और विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घट के 299 रह गई थी। ठीक, विभाजन के बाद जो है अब कुछ मकसद मिल जाएंगे, तो 299 लोग बच गए थे, जिसमें से 15 महिलाएं, इन 299 में 15 महिलाएं शामिल थी। अब इनके नाम याद नहीं चाहिए। अब आ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा में शामिल थी, या क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा में शामिल नहीं थी। ठीक है, स्टेट PCS में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये भी हम 15 महिला को ऐसे नाम पढ़ लेते हैं। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणा वेलायधुन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्कारिन। संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 226 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत के थे और 3 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों में से 70 रियासतों में से थे। अब यहाँ पे संख्या बदल जाएगी, 299, 226 भारतीय प्रांत, 3 मुख्य आयुक्त और 70 रियासतें हो गई थी। ऐसा हो गया था। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा के लिए किए गए संप्रभु निकाय, इसमें सभा को पूरी तरह से संप्रभु और विधायी निकाय बनाया। इसका अर्थ यह था कि सभा किसी भी संविधान को तैयार कर सकती थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी। ठीक है, संप्रभु निकाय क्या है? संप्रभु निकाय एक विधायी निकाय है जिसमें ये कहा गया कि संविधान तैयार करने वाला जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून है उसे निरस्त कर सकती थी, और जो भारतीय थे उसमें एड ऑन भी कर सकते थे कुछ संविधान में। मतलब एक विधायी निकाय के रूप में इसने 2 अलग अलग कार्य किए, संविधान का निर्माण और स्वतंत्र भारत के सामान्य कानून तथा अधिनियम। स्वतंत्र भारत की पहली संसद, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। जो संविधान सभा थी वही संसद में तब्दील हो गई। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान संबंधी कार्यों को जीवी मालवनकर की अध्यक्षता में विधायी कार्यों को संपन्न किया जाता था, और 26 नवंबर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे संविधान। फिर बाद में जब बैठक होती थी जीवी मालवंकर की अध्यक्षता में विधायी कार्यों को किया जाता था। 26 नवंबर 1949 तक जारी रहा, जब तक कि संविधान बनाने का कार्य समाप्त नहीं हो गया। अंतिम व्याख्या, देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य भारत के संविधान सभा से हट गए। इस प्रकार संविधान सभा की अंतिम संख्या 389 रह गई और मूल रूप से कैबिनेट मिशन योजना के तहत तय घटकर 299 हो गई। संविधान निर्माण के चरण, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में औपचारिक रूप से भारत के संविधान को तैयार करने का अपना कार्य शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत को एक संप्रभु गणराज्य घोषित करना था। इसके भविष्य को नियंत्रित करने के लिए संविधान बनाना था और इसने संविधान सभा के कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को अपनाया। फिर ये बहस चली। पहला प्रारूप 27 अक्टूबर, 21 फरवरी, ये सब इतना नहीं देखना है हमें। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति की अध्यक्षता BN राव अम्बेडकर संविधान सभा में प्रस्तुत की। अंत वाला देख लीजिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान का तीसरा गठन समाप्त हो गया। संविधान सभा में पिछले चरण में अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। संविधान के अंतिम संस्करण 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने सभी पे उसमें हस्ताक्षर किया और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू कर दिया। तो ये वाचन होते हैं कुछ।
जैसे ये पहला चरण, दूसरा चरण, ये सलाहकार, फिर संविधान का प्रारूप बना, प्रारूप के बाद फिर पहला प्रारूप, फिर प्रारूप का सार्वजनिक वितरण, फिर संविधान प्रारूप में बहस हुई, फिर प्रारूप का दूसरा पठन, संविधान प्रारूप का संशोधन, ठीक है, तीसरा पठन। ये संसद में हमको देखने को मिलता है, पठन करते हैं करके। संविधान सभा का कार्य 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रश्न ने संवैधानिक ढांचे के अंतर्निहित सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। प्रस्ताव का सारांश निम्नानुसार: एक भारत को एक संप्रभु गणराज्य बनाना और अपना संविधान तैयार करने की शक्ति है। भारत संघ में ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों के सभी क्षेत्र और भारत के बाहर के अन्य क्षेत्र, वे क्षेत्र जो भारत में शामिल होने के इच्छुक हैं, शामिल किया। भारत का गठन करने वाले सभी क्षेत्र स्वायत्त निकाय होंगी, जिसमें ऐसी शक्तियां और कार्य जो संघ में निहित है या उसे सौंपे गए हैं, जो छोड़ के सरकार और प्रशासन चलाने की एक शक्तियां होगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत और उसके घटक इकाइयों की सभी शक्तियां और अधिकार जनता से प्राप्त होंगे। भारतीय संघ के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवसर की समानता और कानून के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित हो जाएगी। अल्पसंख्यक, पिछड़े जनजाति क्षेत्रों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए। संघ की क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और भूमि, समुद्र, आकाश क्षेत्र संप्रभु अधिकारों को न्याय और सभ्य राष्ट्रों की विधि के अनुसार बनाए रखा। भारत विश्व शांति को बढ़ावा दिया जाएगा, मानव जाति के कल्याण के लिए संपूर्ण योगदान देगा। देश के सामान्य कानून के अधिनियम, मई 1949 में राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता का अनुसमर्थन। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, ये याद करो, देश के सामान्य कानून का अधिनियम। और मई 1949 में 1949 में राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया भारत। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में हमको जो है वो बने, मतलब। ठीक है, तो 22 जुलाई की डेट, 24 जनवरी 47, 1950, 1949 राष्ट्रमंडल में शामिल, और 51-52 में आम चुनाव के बाद पहली संसद का गठन। देश की संसद के रूप में कार्य करता रहा। भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा गया। देखिए, कुछ समितियां हैं, बस हमको ऐसे पढ़ना है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो 8 प्रमुख समितियां बनी थी ना, 22 समितियां थी, उसमें से 8 प्रमुख समिति, जैसे संघ संविधान समिति, संघ शक्ति और संघ संविधान समिति। संघ वाला चीज आएगी ना, शक्ति और संविधान, जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की। और ये राज्य समिति, देखो, संघ शक्ति, संघ संविधान, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, इनकी अध्यक्षता इन्होंने की। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति, ये तो इजी है। सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र सलाहकार समिति। इसकी जो उपसमिति थी, JB कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार, HC मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक उपसमिति, और उत्तर पूर्वी सीमांत असम जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्र में बारदोली उपसमिति। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के AV ठक्कर की अध्यक्षता में उपसमिति। डॉक्टर राजेंद्र संचालन और प्रक्रिया नियम समिति। ठीक है, देखो, ये हमको रटना नहीं है, ये मत सोचना कि रटना नहीं। जैसे छोड़ो, यहाँ पे से मैं दिखाती हूँ बिना देखे। देखो, मैंने वैसे पढ़ा, मतलब वैसे तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है, जब मैंने पढ़ा होगा, मतलब कितने महीने पहले। लेकिन अभी देखो, ऐसे मतलब ऐसे रटना नहीं है, बस क्या बोलते हैं,
ऐसे मैंने बस देखा था, अभी भी देखा ही। जैसे संचालन की जहाँ बात आती है, ठीक है, संचालन की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति की बात है, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्र वाला जो समिति थी वो सरदार वो जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी, आई थिंक। ठीक है, हाँ ये वाली ना, ये देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। और पटेल जी के बाद एक और चीज़ थी, प्रांतीय संविधान समिति और प्रारूप समिति। फिर इसके अंदर ना, इसके अंदर ये वाली चीज़ होगी ना, उप समितियाँ थी, जिसमें मौलिक अधिकारों की जेबी कृपलानी जी थे, सॉरी मौलिक अधिकार, हाँ जेबी कृपलानी जी थी। और एस.सी. मुखर्जी की अल्पसंख्यक उप समिति थी। और उत्तर पूर्वी के लिए बारदोली उप समिति, ए.वी. ठाकुर जो कि बहिष्कृत, आंशिक रूप से बहिष्कृत की अध्यक्षता की उप समिति थी। फिर ये देखो मैंने संचालन और प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र, और लघु समिति देख लो, जी.वी. मालवंकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के कार्य, लघु समिति में मालवंकर जी थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में संचालन समिति, ये बाद में हुआ होगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में सदन समिति, बस ऐसे ही देखो इसको। डॉक्टर राजेंद्र प्रताप के अध्यक्षता राष्ट्रीय ध्वज सम्मान समिति, देखो इसके पट्टाभी सीतारमैया की सदन समिति और डॉक्टर राजेंद्र राष्ट्रीय ध्वज समिति। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर अध्यक्षता में प्रत्यक्ष समिति, ठीक है। प्रत्याशी कैंडिडेट्स कमेटी थी ना, प्रत्याशी समिति। डॉक्टर राय वित्त कर्मचारी, उषा नाथ सेन प्रेस गैलरी समिति। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रभाव को जानने के लिए एक समिति। पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त के प्रांत एस.के. धर, अध्यक्षता भाषाई, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, भाषा के लिए एस.के. धर। और नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में वित्तीय प्रावधान, एस. वरदाचारी की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति। एस. वरदाचारी की अध्यक्षता नागरिकता से सर्वोच्च न्यायालय और नागरिक से वरदाचारी से अध्यक्षता। एस.के. धर भाषा, नलिनी रंजन वित्तीय प्रावधान थे, पट्टाभी आयुक्त बन चुके थे प्रांतों के। संविधान के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष 26 नवंबर 1947 में हुई। यह संविधान की सभी समितियों के महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति का कार्य संविधान का एक प्रारूप तैयार करना था, जिसमें 7 सदस्य और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके सदस्य थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादतुल्ला, अल्लादे कृष्ण स्वामी और के.एम. मुंशी। और स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद एन. माधव राव ने बी.एल. मित्र की जगह ली और डी.पी. खेतानी ने की 1948 मृत्यु हो गई और टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। खेतानी जी की मृत्यु, कृष्णमाचारी आ गए थे और स्वास्थ्य इस्तीफा देने के कारण माधव राव की जगह बी.एल. मित्र की जगह एन. माधव राव ने ले ली थी। तो ये प्रारूप समिति के 7 अध्यक्ष आने चाहिए। एक तो अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, याद कर लो, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर। बी.एल. मित्र की जगह किसने ली थी? एन. माधव राव ने जगह ले ली थी। के.एम. मुंशी और फिर कृष्णमाचारी जी थे, जो कि डी.पी. खेतानी की जगह पे आए थे। संविधान सभा के संघ समिति और संघ संविधान समिति, जो संघ समिति और संघ संविधान में लोगों ने प्रस्तावित संविधान के मुख्य बिंदु विचार विमर्श के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति ने 141 दिन लगे। यह प्रारूप चर्चा का आधार बना, जो बाद में भारतीय संविधान के लिए फलीभूत हुआ। अब कुछ नियमों को जल्दी लागू कर दिया गया, क्योंकि जो देश आजाद हुआ था तो एक जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सब तो देनी ही पड़ेगी ना। 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 67, 79, 380, 370, 380, 380, 391, 392, 393
और 26 नवंबर 49 को स्वतः ही लागू हो गए थे। अब देखो सांस लेने का अधिकार क्या, अब इसको भी क्या बोलते हैं, हमको बिल्कुल है कि आप सांस लीजिए नहीं ना, तो ये उस स्वतः ही लागू होने वाले अधिकार है। 5, 6, 7, 8, 396 सॉरी 366, 67, 79, 80, 91, 92, 93, 333 लगा हमें, ठीक है। तो ये स्वतः ही लागू से संविधान 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हो गए थे। और लाहौल सत्र दिसंबर 1929 में एक प्रस्ताव पारित करने के बाद स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में लोग 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अधीन हो गए। संविधान सभा 1952 में एक नई संसद का गठन हुआ। 1935 के अधिनियम के साथ ही अन्य सभी कानून संशोधित किए गए, उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसकी आलोचनाएं क्या है? इसकी आलोचना ये है कि गैर प्रतिनिधि निकाय आलोचना को आ सकता है क्वेश्चन मेंस में। संविधान सभा की आलोचनाओं को स्पष्ट करते हुए इसकी विभिन्न तथ्यों को क्या स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ से मतलब वो घुमा फिरा के देती है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी गैर प्रतिनिधि निकाय आलोचकों का तर्क है कि संविधान सभा में प्रतिनिधि निकाय नहीं थे, क्योंकि इसमें सदस्यों को सार्वभौमिक वैश्वाधिकार के आधार पर भारत के लोगों द्वारा सीधे नहीं चुना गया था, संप्रभु नहीं। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं है, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों द्वारा किया गया था। इन्होंने यह भी दावा किया कि संविधान सभा बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार की अनुमति नहीं लेती। देखो गैर प्रतिनिधि निकाय क्या था, हमने कोई चुन के तो भेजा नहीं था कि संविधान सभा जो भी सदस्य थे, ठीक है, हमने कोई वो नहीं किया था, मतलब वोटिंग की ये सदस्य क्या बोल संविधान सभा में बैठेगा, तो ऑब्वियसली बात है संप्रभु नहीं। अरे आलोचकों के अनुसार संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं, क्यों? क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के 1935 के जो शासन अधिनियम था ना, उसके तहत लिया गया था। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा को संविधान बनाने में बहुत अधिक समय लग गया। फिर इसकी तुलना में अमेरिकी संविधान से, जिनके निर्माताओं ने 4 महीने में अपना काम पूरा कर दिया। कांग्रेस का दबदबा, कांग्रेस उस समय थी। ग्रेविन ऑस्टन ने तर्क दिया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत, ठीक है। ये लाइन याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये याद कर, ग्रेविन ऑस्टन ने कहा कि कांग्रेस भारत है और भारत कांग्रेस है। यहाँ पे लिखा है संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस ही भारत है। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस ही भारत है। और वकीलों और राजनेताओं का आलोचकों को दावा कि संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व समाज के अन्य वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। इसके विचार में यह संविधान का एक विशालतम जटिलता प्राथमिक कारण है। हिंदू प्रभुत्व, आलोचकों का तर्क है कि संविधान सभा में केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व था, जो हिंदू हैं, और अन्य को संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इन आलोचकों ने बावजूद संविधान सभा ने हमारे राष्ट्र के लिए संविधान बनाने को कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। हमारे संविधान के 70 से अधिक, अब तो 75 हो गए, 75 सफल कार्यकरण हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी का प्रमाण है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 75 कर लेते हैं। अब तो 75 हो गया है ना, ठीक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से है कि देखने को हमको मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो संविधान का हिंदी पार्ट, देखो पहले तो इसको अंग्रेजी में लिखा गया था, तो ये संविधान संशोधन याद रखना 1987 में 58वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है। 1987 58वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें जो क्या बोलते हैं अनुच्छेद 394A जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रपति को अपने अधिकार के तहत हिंदी भाषा में जो है प्रकाशित करने को कहा गया। 58वां संविधान सभा हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया। संविधान को हिंदी अनुवाद प्रत्येक संशोधन को वही अर्थ जो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए मूल पाठ का, हिंदी पाठ को अंग्रेजी भाषा के साथ आधिकारिक पाठ के रूप में भी माना जाता है। देखो महत्वपूर्ण तथ्य, हाथी संविधान सभा के प्रतीक मोहर के रूप में हाथी को अपनाया गया। सलाहकार, जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। HVR आयंगर संविधान सभा के सचिव कौन थे? आयंगर, ठीक है। HVR
अयंगर। एस एन मुखर्जी संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत संविधान का सुलेखन किया। नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, इन कलाकारों ने संविधान को सौंदर्यीकरण किया। और वसंत कृष्ण वैद्य हिंदी संस्करण का सुलेखन किया। देखो ऐसे क्वेश्चन, एक हाँ ये क्वेश्चन जरूर आ रखा है, BN राव संविधान जो कि सलाहकार थे, और HVR अयंगर सचिव थे। हाथी जो है संविधान सभा का प्रतीक है। BN राव सलाहकार थे, संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे। सचिव थे आपके HVR अयंगर। और SN मुखर्जी ने मुख्य प्रारूप क्या थे? SN मुखर्जी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान का सुलेखन किया। और नंद लाल बोस, राम मनोहर सिन्हा ने और सौंदर्यीकरण किया। वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में लिखा। देखो ऐसे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, लेकिन हम इसकी रीडिंग करने में हमारा क्या जाता है ना। देखो अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर अगर दिख गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। नागरिकों के बीच संवैधानिक मुख्यों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अरे नहीं, संविधान सभा तो हमारा कब बना था, मतलब सिग्नेचर होने लग गए थे तब की बात कर रहा है। उस समय प्रारूप का क्या मतलब है? प्रारूप तो पहले ही बन चुका था। तो ये गलत होगा। स्टेटमेंट एक सही है लेकिन दो गलत है। तो हमने रिवीजन कर लिया है अच्छे से, बहुत कुछ पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।